अध्याय 1 संविधान क्यों और कैसे। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, संविधान क्या है, इसके कार्य क्या हैं, समाज के लिए उसकी भूमिका क्या है, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। संविधान तालमेल बढ़ाता है। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। ये भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएं हैं। मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं। उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं। उनमें कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते। वे और आधारों पर भी भिन्न हैं। वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक हैं और सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है। उनमें कुछ धनी तो कुछ गरीब हैं, कुछ लोग बूढ़े तो कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाजत होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या ये फैसला माता पिता पर छोड़ देना चाहिए, इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए, क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित हैं। उन्हें एक दूसरे के सहयोग की जरूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए। इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वो कुछ बुनियादी नियमों के बारे में सहमत हो जाएं। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए। कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। प्रत्येक सदस्य अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, क्योंकि उसे ये मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किसका किस चीज पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है, जिसे समूह के सभी सदस्य जानते हों, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे। लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए, वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को ये विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी उन नियमों का पालन करेंगे, तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब ये कहा जाता है कि इन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और भी लोग इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। संविधान का पहला काम ये है कि वो बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। निर्णय लेने की शक्ति की विशिष्टताएं। संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है। लेकिन ये बुनियादी नियम क्यों हों और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना देती है। पर हाँ, सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि जिन नियमों के आधार पर समाज का शासन होता है, उन्हें बनाएगा कौन। आपको क नियम बनाने की इच्छा है, लेकिन दूसरे लोग ख नियम बनाना चाहते हैं। फिर ये कैसे तय किया जाए कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन हो। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं, वे आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए। अतः ये निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में ये तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन। संविधान इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। वो समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है। संविधान ये तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। कानून कौन बनाएगा, इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप में कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण राजा करता है, जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान में निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। लेकिन लोकतांत्रिक संविधानों में निर्णय मोटे तौर पर जनता लेती है। लेकिन ये विषय इतना सरल नहीं है। यदि यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी ये प्रश्न अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है।
क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए? लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो और कुल कितने प्रतिनिधि हों? उदाहरण के लिए भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। किसी समाज में कानून कैसे हैं, इसे देखने के पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वालों को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे ये अधिकार देने वाला कोई कानून होना चाहिए। ये काम संविधान करता है। संविधान वो सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। संविधान का दूसरा काम ये स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। मान लीजिए कि आपने ये तय कर लिया कि निर्णय कौन करेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने ये निर्णय कर लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं हैं, या किसी विशेष समूह, धर्म, जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी और उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, या सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक खास रंग वाले लोगों को ही कुएं से पानी भरने की इजाजत दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको ये कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे जरूर कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी। अतः संविधान का तीसरा काम ये है कि वो सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों को सीमित करने का सबसे सरल तरीका ये है कि नागरिक के रूप में हमारे मौलिक अधिकारों को स्पष्ट कर दिया जाए और कोई भी सरकार कभी भी उसका उल्लंघन न कर सके। इन अधिकारों का वास्तविक स्वरूप और व्याख्याएं भिन्न भिन्न संविधानों में बदलती रहती हैं, लेकिन अधिकतर संविधानों में कुछ विशेष मौलिक अधिकार सदैव पाए जाते हैं। नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण से गिरफ्तार करने के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त है। ये सरकार की शक्तियों के ऊपर एक मूलभूत सीमा है। नागरिकों को सामान्यतः कुछ मौलिक स्वतंत्रताओं का अधिकार है, जैसे भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि। व्यवहार में इन अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता है और संविधान उन परिस्थितियों का भी उल्लेख करता है जिनमें इन अधिकारों को वापस लिया जा सकता है। समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। अधिकतर पुराने संविधानों में केवल निर्णय लेने की शक्ति का वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने का काम किया गया था, लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधान, जिनमें भारतीय संविधान एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है, एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करते हैं जिससे सरकार कुछ सकारात्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाओं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके। भारतीय संविधान ने इस संबंध में कुछ नए प्रयोग किए। जिन समाजों में नाना प्रकार की असमानताओं की गहरी खाइयां हों, वहां केवल सरकार की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाना ही पर्याप्त नहीं, वरन वहां के सरकार को समर्थ और शक्तिशाली भी बनाना पड़ेगा, जिससे वो असमानता और गरीबी के विभिन्न रूपों से निपट सके। उदाहरण के लिए भारत की आकांक्षा है कि हम एक ऐसा समाज बनाएं जिसमें जातिगत भेदभाव न हो। यदि ये समाज की आकांक्षा है तो हमें अपनी सरकार को इतना समर्थ और शक्तिशाली बनाना पड़ेगा कि वो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सके। दक्षिण अफ्रीका नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का उदाहरण है। उसके नए संविधान ने सरकार को इस योग्य बनाया है कि वो नस्लीय भेदभाव को मिटा सके। वास्तव में एक संविधान अपने समाज की आकांक्षाओं का पिटारा है। उदाहरण के लिए भारत में संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी भौतिक जरूरतें और शिक्षा सहित वो सब कुछ मिलना चाहिए जिसके आधार पर वो गरिमा और सामाजिक आत्मसम्मान से भरा हुआ जीवन जी सके। भारतीय संविधान सरकार को वो समर्थ प्रदान करता है।
जिससे वो कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके और जिन्हें कानून की मदद से लागू भी किया जा सके। जैसे जैसे हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं, हमें पता चलता है कि ऐसी सामर्थ्य प्रदान करने वाले प्रावधानों को हमारे संविधान की प्रस्तावना का समर्थन प्राप्त है और वे संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग में पाए जाते हैं। संविधान का चौथा काम ये है कि वो सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। राष्ट्र की बुनियादी पहचान। आखिरी और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होता है। इसका अर्थ यह है कि संविधान के माध्यम से ही किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती है। इस सामूहिक पहचान को बनाने के लिए हमें इस संबंध में कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है कि हम पर शासन कैसे होगा और शासितों में कौन कौन से लोग होंगे। संविधान बनने के पहले हमारी अन्य अनेक प्रकार की पहचान या अस्मिताएं होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर हम अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाते हैं। दूसरा, संवैधानिक नियम हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करते हैं जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर ये तय कर देता है कि कोई क्या कर सकता है और क्या नहीं। अतः संविधान हमें एक नैतिक पहचान भी देता है। तीसरा और अंतिम, अब शायद संभव हो सका है कि अनेक बुनियादी राजनीतिक और नैतिक नियम विश्व के सभी प्रकार के संविधानों में स्वीकार किए गए हैं। अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग स्वरूप और विविध प्रकार की प्रक्रियाएं दिखाई देंगी, लेकिन उनमें काफी कुछ साझा भी है। अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं और ऐसी सरकारें संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं। लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग ढंग की होती है। ज्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल ऐतिहासिक परंपराओं के सम्मिलन से बनते हैं। ये किसी राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों को कई तरीकों से आपस में मिला लेते हैं। जैसे जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ। संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्ति दी। दूसरी ओर भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं देता। विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच के संबंधों को लेकर भिन्न भिन्न अवधारणाएं होती हैं। ये संबंध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाता है। संविधान की सत्ता। हमने संविधान द्वारा किए जाने वाले कुछ कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की है। अधिकतर देशों में संविधान एक लिखित दस्तावेज के रूप में होता है जिसमें राज्य के बारे में कई प्रावधान होते हैं। ये प्रावधान बताते हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वो किन सिद्धांतों का पालन करेगा। जब हम किसी देश के संविधान की बात करते हैं तो सामान्य रूप से हम इसी दस्तावेज का जिक्र कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ देशों जैसे कि इंग्लैंड के पास कोई ऐसा दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके, बल्कि उनके पास दस्तावेजों और निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला है जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि संविधान वो दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज है जो उन कार्यों को करने का प्रयास करता है जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है। लेकिन विश्व में अनेक संविधान केवल कागज पर ही होते हैं। वे केवल थोथे शब्द होते हैं और कुछ नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि कोई संविधान कितना प्रभावी है, उसे कौन सी बात प्रभावी बनाती है, कौन सी बात ये सुनिश्चित करती है कि लोगों के जीवन पर वास्तव में उसका क्या प्रभाव पड़ा है। संविधान का प्रभावी होना अनेक कारणों पर निर्भर है। संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका। इसका मतलब ये है कि कोई संविधान कैसे अस्तित्व में आया, किसने संविधान बनाया और उनके पास इसे बनाने की शक्ति थी। अनेक देशों में संविधान इसलिए निष्प्रभावी होते हैं क्योंकि वे सैनिक शासकों या ऐसे अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं जिनके पास लोगों को अपने साथ लेकर चलने की क्षमता नहीं होती। विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के हैं। ये ऐसे संविधानों के उदाहरण हैं जिन्हें एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाया गया। यद्यपि भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के मध्य बनाया, पर ऐसा करने में उसने राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे इतिहास से काफी प्रेरणा ली।
राष्ट्रीय आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने की विलक्षण क्षमता थी। संविधान को भारी वैधता मिली क्योंकि उसे ऐसे लोगों ने बनाया जिसमें समाज का अटूट विश्वास था और जिनके पास समाज के विभिन्न वर्गों से सीधा संवाद करने और उनका सम्मान प्राप्त करने की क्षमता थी। संविधान निर्माता लोगों को ये समझाने में सफल रहे कि संविधान उनकी व्यक्तिगत शक्तियों को बढ़ाने का कोई साधन नहीं है। यही कारण है कि संविधान को भारी वैधता मिली। संविधान का अंतिम प्रारूप उस समय की व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति को व्यक्त करता है। कुछ देशों ने अपने संविधान पर पूर्ण जनमत संग्रह कराया, जिसमें सभी लोग अपनाए जा रहे संविधान के पक्ष या विपक्ष में राय देते हैं। भारतीय संविधान पर ऐसा कोई जनमत संग्रह नहीं हुआ, लेकिन इसे लोगों की ओर से प्रबल शक्ति प्राप्त थी क्योंकि ये बहुत ही लोकप्रिय नेताओं की सहमति और समर्थन पर आधारित था। लोगों ने उसके प्रावधानों पर अमल करके उसे अपना लिया। अतः संविधान बनाने वालों का प्रभाव भी एक हद तक संविधान की सफलता की संभावना को सुनिश्चित करता है। संविधान के मौलिक प्रावधान। एक सफल संविधान की ये विशेषता है कि वो प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने की अनुमति दी गई हो, वहां अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होगा कि वे संविधान के प्रावधानों का आदर करें। कोई संविधान कुछ अन्य लोगों की तुलना में कुछ लोगों को ज्यादा सुविधाएं देता है या सुनियोजित ढंग से समाज के छोटे छोटे समूहों की शक्ति को और मजबूत करता है, तो उसे जनता की निष्ठा मिलनी बंद हो जाएगी। यदि कोई समूह ये महसूस करे कि उसकी पहचान को दबाया जा रहा है, उसके पास संविधान को मानने का कोई कारण नहीं होगा। कोई भी संविधान खुद से न्याय के आदर्श स्वरूप की स्थापना नहीं करता, लेकिन उसे लोगों को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वो बुनियादी न्याय को प्राप्त करने के लिए ढांचा उपलब्ध कराता है। आप इस विचार को प्रयोग में लाएं। स्वयं अपने से ये प्रश्न पूछिए, समाज के कुछ बुनियादी नियमों में ऐसी कौन सी चीजें होनी चाहिए जिनसे सभी लोगों को उन्हें मानने का एक कारण मिल सके। कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है, उसकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। मोटे तौर पर कहें तो क्या भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को एक न एक ऐसा कारण देता है जिससे वो उसकी सामान्य रूपरेखा का समर्थन कर सके। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप इस प्रश्न का हाँ में उत्तर देने की स्थिति में होने चाहिए।